हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल की, कि गुडविल कहते किसे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इन जनरल यूसेज गुडविल रेफर्स टू रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। यानी कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। यानी कि गुडविल का जो संबंध है वो फर्म की रेपुटेशन से होता है और फर्म की रेपुटेशन ही क्या होती है, गुडविल कहलाती है। गुडविल के बारे में ये आगे क्या कह रहा है, विच इनेबल्स इट टू अर्न रिलेटिवली मोर प्रॉफिट। यानी कि जो गुडविल है वो फर्म को इनेबल करती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट क्या कर सके, अर्न कर सके। क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जिस फर्म की रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा होती है वो अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा ज़्यादा प्रॉफिट ही क्या करती है, अर्न करती है। क्योंकि उस फर्म के जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो उस फर्म के पास परचेजिंग के लिए फ्यूचर में बार बार आते हैं। तो गुडविल से सीधा और डायरेक्ट रिलेशन क्या है कि फर्म की रेपुटेशन को ही फर्म की क्या कहा जाता है स्टूडेंट, गुडविल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल के बारे में। गुडविल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है स्टूडेंट, इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह गुडविल भी क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। दैट इज़ एन असेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। यानी कि गुडविल को हम देख नहीं सकते, गुडविल को हम छू नहीं सकते, गुडविल को हम केवल क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए गुडविल कौन सी असेट है। तो आपको स्टूडेंट आंसर देना है कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेज। Thus normally it has realizable value when business is sold। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट हमसे, कि गुडविल का बिजनेस फर्म से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। यानी कि गुडविल को हम दूसरी असेट की तरह, यानी कि दूसरी फिक्स्ड असेट्स की तरह, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इनकी तरह सेपरेटली हम सोल्ड नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। गुडविल को हम तभी रियलाइज कर सकते हैं जब हम बिजनेस को क्या करें, सोल्ड करें। यानी कि बिजनेस को जब बेचा जाता है या बिजनेस को सेल किया जाता है तभी हम गुडविल को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि गुडविल का फर्म से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, दूसरी फिक्स्ड असेट की तरह। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यूअर, जो गुडविल का वैल्यूअर होता है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू जो है वो डिफ़र हो सकती है। यानी कि दो वैल्यूअर अगर गुडविल को वैल्यू करें या उसका वैल्यूएशन करें तो उन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। यानी कि ये वैल्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो गुडविल की वैल्यू क्या मान रहा है, और वो अलग अलग वैल्यूअर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है।
इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। ये तो अपन जानते ही हैं कि गुडविल क्या करती है, फर्म की हेल्प करती है हायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, क्योंकि जिस फर्म की गुडविल ज़्यादा होती है वो फर्म अपने कॉम्पिटिटर फर्म से ज़्यादा प्रॉफिट क्या करता है, अर्न करती है। इट इज़ एन एट्रैक्टिव फोर्स, गुडविल एक एट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती है, विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि गुडविल क्या करती है, हमारे ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है कि वो बार बार हमारी प्लेस पर आके हमसे बिजनेस ट्रांजेक्शन करें। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। गुडविल जो है वो कई तरह के फैक्टर्स से जनरेट होती है, जैसे कि लोकेशनल एडवांटेजेस। अगर हमारी फर्म हार्ट ऑफ द सिटी है तो हमारी फर्म की गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर हमारे फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो हमारा बिजनेस क्या होगा, ज़्यादा चलेगा और उससे हमको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा और हमारी गुडविल भी क्या होगी, जनरेट होगी। अगर हमारा ब्रांड क्वालिटी का है, हमारे ब्रांड की रेपुटेशन है, तो हमारी गुडविल क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसी तरह ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, ये कई तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं हमारी गुडविल को जनरेट करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इसमें समझनी है कि हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए गुडविल कौन सी असेट है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि गुडविल की फर्म से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। फर्म को बेचते समय ही आप गुडविल की वैल्यू को वसूल कर सकते हो, इसे दूसरी असेट्स की तरह सेपरेटली सोल्ड आउट नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, गुडविल की जो वैल्यू है वो वैल्यूअर के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, डिफ़र हो सकती है। अगर हम दो वैल्यूअर से गुडविल को वैल्यू कराएं तो उन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। ये हमारी फर्म की हेल्प करती है हायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। दूसरी चीज़, ये एक एट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती है जिससे हमारे कस्टमर हमारे बिजनेस प्लेस पर बार बार आते हैं। नेक्स्ट, और इसका ये जो जनरेट होती है उसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस की लोकेशन हो सकती है, हमारे फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, हमारी ब्रांड हो सकती है, ट्रेडमार्क हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, हमारी मार्केट रेपुटेशन हो सकती है। इन सभी कारणों से हमारी गुडविल क्या होती है, जनरेट होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यूड किन किन सिचुएशन में किया जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हमें गुडविल को वैल्यूड करने की आवश्यकता किन किन सिचुएशंस के अंदर पड़ती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किन किन सिचुएशंस में या कंडीशन के अंदर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो पहली कंडीशन है जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हों, चेंज कर रहे हों। जैसे कि एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और ये इसे चेंज करके 1:1:1 करना चाहते हों या 3:2:1 करना चाहते हों। यानी कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो फर्म की गुडविल को वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट है, जब फर्म के अंदर हम नया पार्टनर को क्या कर रहे हों, एडमिट कर रहे हों, तब फर्म की गुडविल को क्या किया जाता है, उसको वैल्यूड किया जाता है। जब फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो तो फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। तो ये 3 बातें तो आपको याद रखनी है। कब कब, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हों, चेंज कर रहे हों, जब फर्म में न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा रहा हो। तीसरी बात, जब फर्म से किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो
तो फर्म की गुडविल को हमें वैल्यूड करना पड़ेगा। इसके अलावा जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हों, सोल्ड कर रहे हों, यानी कि बेच रहे हों किसी दूसरे फर्म को, तो हमें हमारी फर्म की गुडविल को क्या करना पड़ेगा, वैल्यूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन है जब दो पार्टनरशिप फर्म्स आपस में क्या हो रही हों, मर्ज हो रही हों, यानी कि उनका अमलगमेशन हो रहा हो, तब फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। और लास्ट सिचुएशन है जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हों, कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हों, तो हमें हमारी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट कितनी कंडीशन है जब फर्म का वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हों, चेंज कर रहे हों, जब फर्म के अंदर न्यू पार्टनर को क्या किया जा रहा हो, एडमिट किया जा रहा हो, जब कोई पार्टनर फर्म से क्या हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो, या किसी पार्टनर की क्या हो गई हो, डेथ हो गई हो। इसके अलावा जब हम फर्म को क्या कर रहे हों, सोल्ड आउट कर रहे हों, बेच रहे हों, जब दो पार्टनरशिप फर्म का आपस में अमलगमेशन किया जा रहा हो, जब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा हो, तो इन 6 कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी हमने मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने किन सिचुएशंस के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा, और फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर स्टूडेंट फर्म का जो मैनेजमेंट है अगर वो एफिशिएंट होगा तो फर्म क्या करेगी, मोर प्रॉफिट को अर्न करेगी। मोर प्रॉफिट अर्न करने से फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। फेवरेबल लोकेशन, यदि आपकी फर्म का ऑफिस हार्ट ऑफ द सिटी है या सिटी के अंदर अच्छी लोकेशन पर है, तो कस्टमर्स की रीच जो है वो इजी रहेगी, जिससे आपका सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सेल्स वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो आपकी गुडविल क्या होगी, अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अगर आपकी फर्म के बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स फेवरेबल हैं तो आप मोर बिजनेस कर पाओगे। मोर बिजनेस करने से क्या होगा, प्रॉफिट हाई होगा, और प्रॉफिट के हाई होने से गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि यदि आपका बिजनेस काफ़ी पुराना है तो जो बिज़नेस पुराना होता है उसके कस्टमर एक न्यू फर्म से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो कस्टमर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि आपका सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा होता है, और सेल्स वॉल्यूम अच्छा होने से प्रॉफिट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपकी फर्म की जो गुडविल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो फर्म पुरानी होती है उसकी गुडविल धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि हमें बिजनेस करने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि लाइसेंस लेना पड़ता है, या मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास पेटेंट भी होना चाहिए अगर हम खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, हमारे पास पेटेंट होता है, लाइसेंस होता है, तो ये चीज़ें, ट्रेडमार्क होता है, तो ये चीज़ें हमारी गुडविल फर्म की रेपुटेशन को क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं। और फर्म की रेपुटेशन इंक्रीज़ होने से क्या होता है, फर्म की गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यदि हम जो प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और यदि हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो हमारे कस्टमर्स जो हैं स्टेबल रहते हैं, प्लस जो नए कस्टमर हैं वो भी हमसे क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जिसके कारण हमारा सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स भी हमारी फर्म के अंदर ऐड होने लग जाते हैं, यानी कि हमसे बिजनेस करने लग जाते हैं, अगर हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इससे क्या होगा,
यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा सेल्स वॉल्यूम जनरेट होगा और जिससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस, यदि हमारे बिजनेस के अंदर रिस्क कंसिडरेशन यदि लो है तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, और यदि हमारे बिजनेस के साथ रिस्क फैक्टर हाई है तो हमारी गुडविल क्या होगी, कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस से मतलब क्या है स्टूडेंट, कि यदि हम ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं जो मोर डिमांडेबल हैं तो उससे क्या होगा, हमारा सेल्स वॉल्यूम जनरेट होगा, और सेल्स वॉल्यूम जनरेट होने से प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, और हमारी फर्म की गुडविल जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पास्ट परफॉर्मेंस, यदि हमारे फर्म का पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है, यदि हम कंसिस्टेंटली जो है प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हमको लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारी फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। आफ्टर सेल सर्विसेज, ये अदर फैक्टर्स में भी काउंट होते हैं। यदि हम अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका फेथ हमारी फर्म के प्रति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारे कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, और कस्टमर्स के इंक्रीज होने से सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, जनरेट होगा, और हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और प्रॉफिट के बढ़ने से गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गुड कस्टमर्स रिलेशन, यदि हमारे कस्टमर्स रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो हमारे कस्टमर्स मेंटेन रहते हैं, प्लस पोटेंशियल कस्टमर्स जो होते हैं वो भी हमारी फर्म के अंदर ऐड होते हैं, जिससे हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण गुडविल बढ़ जाती है। गुड लेबर रिलेशंस, यदि लेबर्स के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो लेबर हमारी फर्म के अंदर लॉयल्टी से वर्क करते हैं, जिसके कारण रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, मिनिमम कॉस्ट पे हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, और कॉस्ट यदि कम रहती है तो प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण गुडविल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं स्टूडेंट हमारी गुडविल, फर्म की गुडविल को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गुडविल जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुडविल टू टाइप्स की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़, अब हम बात करते हैं परचेज्ड गुडविल की। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट इन मनी ऑफ मनीज वर्थ। When a business is purchased, the difference between purchase consideration and net assets is termed as purchased goodwill। अब स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। कोई फर्म है ए, फर्म का नेम क्या है, ए। ए ने फर्म बी को क्या किया, परचेज किया। ठीक है, फर्म ए ने क्या किया, फर्म बी को क्या किया, परचेज किया। फर्म बी की जो असेट्स थी वो थी 10 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की थी, 10 लाख रुपए की। और फर्म बी की जो लाइबिलिटीज थी, फर्म बी की जो लाइबिलिटीज थी वो थी 3 लाख रुपए की। तो फर्म बी की नेट असेट कितनी हो गई, फर्म बी की नेट असेट हो गई 10 लाख माइनस 3 लाख। तो फर्म बी की नेट असेट कितनी हो गई, 7 लाख। ठीक है, लेकिन फर्म ए ने इस फर्म को 10 लाख रुपीज में क्या किया है, परचेज किया है। कितने रुपए में परचेज किया है, 10 लाख रुपीज में क्या किया है, परचेज किया है। यानी कि ये अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन हो गया स्टूडेंट। क्या हो गया, अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। यानी कि फर्म ए ने फर्म बी को कितने रुपए में परचेज किया, 10 लाख रुपए में, और फर्म बी की जो नेट असेट है वो कितनी है, 7 लाख रुपए की। तो इसका मतलब है कि फर्म ए ने फर्म बी को
जो 3 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं वो किसके दिए हैं? फर्म बी के गुडविल के दिए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? परचेज्ड गुडविल कहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, परचेज गुडविल जो होती है वो परचेज की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets prescribes that purchased goodwill should be recorded in the books of account and written off at the earliest but not later than its useful life। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम परचेज गुडविल को कहाँ दिखाते हैं स्टूडेंट? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग परचेज गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में क्या किया जाता है? शो किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो एग्ज़ाम में हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि परचेज गुडविल को जो है अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है और बैलेंस शीट में इसे शो किया जाता है और इसे जल्दी से जल्दी इसकी यूज़फुल लाइफ के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परचेज गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग बुक में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको याद होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इज अर्न बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसे परचेज नहीं किया गया है बल्कि इसे जनरेट किया गया है किसके थ्रू? मैनेजमेंट एफर्ट्स के थ्रू। यानी कि हमारा मैनेजमेंट जितने अच्छे एफर्ट करेगा हमारी जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड वो उतनी ही क्या होगी? इंक्रीज होगी। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहा जाता है विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो मैंने अभी आपको बताए, फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा that a running business possesses due to which is able to earn higher profit। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो बिजनेस को हाई प्रॉफिट अर्न करने में क्या करती है? हेल्प करती है और ये मैनेजमेंट्स के एफर्ट के थ्रू जनरेट की जाती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, गुडविल कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, कौन सी होती है? परचेज्ड गुडविल। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जो आपको याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग परचेज गुडविल को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। और इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि परचेज गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा और इससे उसकी यूज़फुल लाइफ के अंदर राइट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूड करने के कौन कौन से मेथड हैं? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि पार्टनरशिप के अंदर गुडविल को का वैल्यूएशन करने के 3 मेथड हैं।
पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, गुडविल का वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हो गए? 3 मेथड हो गए। पहला मेथड कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कौन सा? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहले तो आपको ये 3 मेथड के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए। एक तो कौन सा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसी तरह कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यानी कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।